नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। हम समाजशास्त्र के उस गुप्त औजारों के बक्से को खोलने जा रहे हैं जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हम जो हैं वो क्यों हैं। इसे किसी भारी भरकम किताबी विषय की तरह नहीं, बल्कि एक जासूसी लेंस की तरह देखिए, जो हमें हमारी अपनी सामाजिक दुनिया के छिपे हुए नियमों को दिखाता है। कभी सोचा है आपने कि आप अपने परिवार के साथ जैसे होते हैं वैसे अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं होते? या ऑफिस में आपका जो बर्ताव होता है वो घर पर बिल्कुल बदल क्यों जाता है? ये एक पहेली की तरह है ना? कि एक ही इंसान अलग अलग जगहों पर इतना अलग कैसे हो सकता है? और इसी पहेली को सुलझाने की चाबी है समाजशास्त्र। ये हमें एक खास किस्म का चश्मा या कहने की एक टूल किट देता है, जिससे हम उन अनलिखे नियमों को देख पाते हैं जो चुपचाप हमारे हर एक्शन, हर फैसले को गाइड करते हैं। तो आज का हमारा ये सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समाज को देखने का एक नया नजरिया अपनाएंगे, फिर अपनी सामाजिक पहचान को समझेंगे। उसके बाद हम समूहों के जाल को देखेंगे कि कैसे हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। फिर हम समाज की परतों को समझेंगे और आखिर में उन अनदेखे नियमों को खोजेंगे जो हम सब पर नियंत्रण रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, समाज को देखने का वो खास नजरिया। अब हम जरा और गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम इकाई से, यानी व्यक्ति से। हमारा दूसरा पड़ाव, सामाजिक पहचान। जरा सोचिए, एक ही दिन में हम सब कितने सारे किरदार निभाते हैं। सुबह हम किसी के बेटे या बेटी हैं, कॉलेज में एक स्टूडेंट, बस में एक यात्री और शाम को एक दोस्त। समाजशास्त्र में इन सभी सामाजिक पदों को परिस्थिति या स्टेटस कहते हैं, और इन सभी को मिलाकर समाजशास्त्री इसे कहते हैं स्टेटस सेट। यही हमारी सामाजिक पहचान की बुनियाद है। हमारी ये प्रस्तुतियां दो तरह की होती हैं। एक है प्रदत्त, जो हमें जन्म से मिलती है, जैसे हमारी उम्र, हमारी जाति या हमारा परिवार। और दूसरी है अर्जित, जिसे हम अपनी मेहनत और काबिलियत से हासिल करते हैं, जैसे हमारी डिग्री या हमारी नौकरी। कहने को तो आज का समाज अर्जित हैसियत पर बहुत जोर देता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रदत्त हैसियत का असर आज भी कितना गहरा है। अच्छा, अगर परिस्थिति एक पद है, तो भूमिका उस पद पर रहते हुए किया जाने वाला काम है। ये हमारी परिस्थिति का एक्शन वाला हिस्सा है। मतलब एक डॉक्टर की परिस्थिति है और मरीजों का इलाज करना उसकी भूमिका है। तो परिस्थिति को हम धारण करते हैं और भूमिका को हम निभाते हैं। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमारी ये अलग अलग भूमिकाएं एक दूसरे से टकराने लगती हैं। सोचिए एक वर्किंग मदर के बारे में, जिसे ऑफिस की डेडलाइन भी पूरी करनी है और उसी समय अपने बीमार बच्चे की देखभाल भी करनी है। यहाँ माँ और एक प्रोफेशनल की भूमिका आपस में टकरा रही हैं। इसी को भूमिका संघर्ष कहते हैं, जो हमारी जिंदगी में तनाव की एक बड़ी वजह है। भूमिका संघर्ष को और अच्छे से समझने के लिए ये उदाहरण देखिए। ये मेघालय के मातृवंशीय खासी समाज का है। यहाँ पुरुषों पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक अपने जन्म के परिवार यानी माँ और बहन के प्रति, और दूसरी अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति। इस खिंचाव की वजह से एक गहरा संघर्ष पैदा होता है। तो अभी तक हमने व्यक्ति के लेवल पर बात की। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये व्यक्ति आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं। ये है हमारा तीसरा पड़ाव, हम और वे, यानी सामाजिक समूह। एक सामाजिक समूह सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं होता। जैसे बस स्टॉप पर खड़े 50 लोग एक समूह नहीं है। समूह के लिए जरूरी है कि लोग एक दूसरे से लगातार मिले जुलें और उनमें एक हम वाली भावना हो। अपनेपन का यही एहसास एक समूह को बनाता है। मोटे तौर पर हमारे समूह दो तरह के होते हैं। एक, प्राथमिक समूह। ये हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। इनसे हमारा भावनात्मक रिश्ता होता है, जैसे हमारा परिवार, हमारे जिगरी दोस्त। और फिर आते हैं द्वितीयक समूह, जो ज्यादा बड़े और औपचारिक होते हैं, जहाँ रिश्ते किसी खास मकसद के लिए बनते हैं, जैसे हमारा ऑफिस या कॉलेज। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हमें प्रभावित करने के लिए किसी समूह का हिस्सा होना भी जरूरी नहीं है। संदर्भ समूह वो समूह होते हैं जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, जिनके जैसा व्यवहार करना चाहते हैं, भले ही हम उनके सदस्य ना हों। ये हमारे आदर्श होते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण हमें औपनिवेशिक भारत में मिलता है। उस समय कई मिडिल क्लास भारतीय पुरुष अंग्रेजों की तरह कपड़े पहनते थे
और उन्हीं के तौर तरीके अपनाते थे। उनके लिए अंग्रेज एक संदर्भ समूह थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही लोग चाहते थे कि उनके घर की महिलाएं पूरी तरह से भारतीय परंपराओं का पालन करें। ये दिखाता है कि ये आकांक्षाएं कितनी जटिल हो सकती हैं। ठीक है, तो समाज में व्यक्ति हैं और समूह भी हैं। पर सवाल ये है कि समाज इन अनगिनत समूहों को व्यवस्थित कैसे करता है? क्यों कुछ समूह हमेशा ऊपर और कुछ हमेशा नीचे दिखाई देते हैं? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा पड़ाव, समाज की परतें। समाज में ये जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, इसी को समाजशास्त्री सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है चट्टान की परतों के बारे में सोचना। जैसे धरती में परतें होती हैं, वैसे ही समाज में भी हैं, और जो सबसे ऊपरी परतों में हैं, उन्हें सबसे ज्यादा अवसर और संसाधन मिलते हैं। अब ये स्तरीकरण मुख्य रूप से दो तरीकों से दिखता है, जाति और वर्ग। जैसा कि इस टेबल में साफ है, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित और बेहद कठोर होती है। आप जिस जाति में पैदा हुए, आप उसी में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्ग व्यवस्था आपकी मेहनत, आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। सैद्धांतिक रूप से ये खुली होती है, मतलब आप मेहनत करके अपना वर्ग बदल सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई है? A.R. देसाई का ये कोटेशन इस पर बहुत सटीक रोशनी डालता है। वो कहते हैं कि ट्रेन और बस में किसी निचली जाति के व्यक्ति के बगल में सफ़र कर लेने का ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि जाति गायब हो गई है। असमानता की गहरी जड़ें अक्सर सतह के नीचे मौजूद रहती हैं। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है, ये जो पूरा ढांचा है, ये ऊंच नीच, ये नियम, ये अपनी जगह पर टिका कैसे रहता है? वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हम सबको एक दायरे में रखती है? और ये हमें हमारे अंतिम पड़ाव पर ले आता है, अनदेखे नियम और अनदेखा नियंत्रण। और इसका जवाब है सामाजिक नियंत्रण। ये वो सारे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल समाज अपने सदस्यों को पटरी पर रखने के लिए करता है। ये सुनिश्चित करता है कि लोग समाज के बनाए नियमों और उम्मीदों के हिसाब से चलें। ये नियंत्रण दो तरह का होता है। एक है औपचारिक नियंत्रण, जो कानून, पुलिस और अदालत के जरिए काम करता है। ये साफ साफ दिखता है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है अनौपचारिक नियंत्रण। ये किसी की नाराजगी भरी नज़र, किसी का मजाक या फिर पीछ पीछे होती बातों के जरिए काम करता है। और ये दोनों ही तरह के नियंत्रण काम करते हैं सैंक्शंस के जरिए। सैंक्शंस यानी पुरस्कार या दंड। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें तारीफ या इनाम जैसे पॉजिटिव सैंक्शंस मिलते हैं, और जब हम कोई नियम तोड़ते हैं तो हमें जुर्माना या सजा जैसे नेगेटिव सैंक्शंस मिलते हैं। तो आज हमने परिस्थिति, भूमिका, समूह, स्तरीकरण और सामाजिक नियंत्रण जैसे कुछ बहुत ही काम के औजार देखे। ये समाजशास्त्र का टूल किट है। अब जब ये लेंस आपके पास है तो एक पल रुकिए और सोचिए, इस नई नज़र से देखने पर आपकी अपनी दुनिया, आपका अपना समाज कैसा दिखता है?